अरे घासरी रोटी ही जदपन बिलावड़ो ले भाग्यो नानो सो अमर्यो चीख पड़्यो राणा रो सोयो दुख जाग्यो हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में बैरियां रो रक्त बहावण ने। नमस्कार सभी को। आज अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं महाराणा प्रताप। मैंने जो पंक्तियां पढ़ी ये कन्हैयालाल सेठिया जी की लिखी हुई हैं। पाथल और पीथल जो रचना है वहां से ली गई। और महाराणा प्रताप हमें कंपटीशन के दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ रहा है, एक मजबूरी मान सकते हैं। पर मैं कहता हूं राजस्थान के तो सभी लोगों को पढ़ना ही चाहिए, हिंदुस्तान के युवाओं को भी इनको जरूर पढ़ना चाहिए। महाराणा प्रताप वो शख्सियत हैं जो धार्मिक सहिष्णुता का एक उदाहरण हम कह सकते हैं, और जिन्होंने जातिगत भेदभाव को बड़ा दूर, उनकी सेना में पहली बार भीलों को उच्च पदों पर रखा गया, आप ये देख सकते हैं। फिर वो महिलाओं की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाले, जब उनके बेटे अमर सिंह अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार को बंदी बना लेते हैं तो सह सम्मान छोड़ के आते हैं। ये सारी बातें, उनका जो संकट का समय था उसमें आपको मैं प्रयास करूंगा कि आज महाराणा प्रताप के बारे में इस तरह से पढ़ाऊं, जब अंतिम समय में उनके संकट के समय को हम पढ़े तो आप महसूस करें कि हमारे परिवार के किसी सदस्य ने इतने दुख इतने संकट झेले थे। और आपकी बिल्कुल आंखें नम हो जानी चाहिए इस बात को याद करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न आज तक पिछले 30 वर्षों में महाराणा प्रताप से जो प्रश्न आए हैं वो इंक्लूड कर लिए गए हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी अन्य जो मूल बुक्स हैं उनसे तथ्य ले लिए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, पहली पंक्ति से ही। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 इनका राज्य रहा था, तो हम मान सकते हैं कि लगभग कितना 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। फिर अगर हम बात करें इनके पिता का नाम, ये सामान्य जानकारी ऐसे राजाओं के बारे में महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, इनके बारे में होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान, उदय सिंह, माता का नाम जयवंता बाई। उदय सिंह की एक पत्नी, इधर लिखा हुआ है ये उदय सिंह की पत्नी थी, यहां आ गया इधर, उदय सिंह की पत्नी, पसंदीदा पत्नी जिनसे वो थोड़ा ज्यादा ही लगाव रखते थे। बटियाणी रानी जो धीर भाई थी, जिनका बेटा जगमाल हुआ था। जयवंता बाई के बेटे कौन थे? महाराणा प्रताप थे। इनका जन्म बादल महल कुंभलगढ़ में हुआ था। इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय को। तारीख सहित अगर बात करें हम 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को। अब एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे, उनका राज्याभिषेक हुआ, तब उनकी आयु कितनी थी? 40 और 72 में कितना डिफरेंस है? 32 साल का। मतलब महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठे उनकी आयु 72 वर्ष थी। अगर यूं भी दे दिया जाए जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप कितने वर्ष के हैं, तो वो 32 वर्ष के हैं। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, यानी कि महाराणा उदय सिंह की जब देहांत होता है तभी तो महाराणा प्रताप को गद्दी मिलती है। फिर बात आती है महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम क्या है? अजब दे परमार, एकमात्र जो रानी है जो उनके साथ जंगलों में रही थी, अजब दे परमार। अजब दे परमार के और इनके महाराणा प्रताप का जो बेटा था जो आगे सत्ता पर आएंगे, अमर सिंह थे। बटियाणी रानी धीरबाई जगमाल, ये स्टोरी आपको बताएंगे। बचपन का नाम कीका, जिन्हें आप पंजाबी च कह देने जवाका का, छोटा या काका, तो कीका छोटे बच्चों को वहां पर कीका कहा जाता था। तो महाराणा प्रताप का नाम, बचपन का नाम पूछा जाता है तो कीका है। ये सामान्य जानकारी हो जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में अगर हम ग्रेड 1, ग्रेड 2 या 3rd ग्रेड की या 4th ग्रेड जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सभी तरह से चाहे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना जरूर है कि अपना जो निःशुल्क बैच चल रहा था वो थोड़ी सी धीमी गति हो गई है। आप निश्चिंत रहें, मैं मेरा शेड्यूल, क्योंकि मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो थोड़ा सा मुझे वो मेरा पढ़ना पड़ता है, इसी बीच टेस्ट सीरीज भी है अपनी,
तो इस बात का ध्यान रखें कि जल्दी ही इसको कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास को, डेली ना सही तो एक दिन छोड़ के जरूर क्लास दूंगा मैं आपको। फिर बच्चे कुछ ये है जो कह रहे हैं कि सर हम तो सिर्फ आपसे ही पढ़ना है, कोई और कोर्स। देखो गाइड 10 तारीख तक अगर नहीं लेनी है, नाथ की आई जाएगी, और कोई भी आपके पास गाइड है उस गाइड को पढ़ते रहें। शेड्यूल जैसे मैंने टेस्ट का दिया है उसी तरह आप सुबह से शाम तक का अपना शेड्यूल, मतलब एक मंथ का शेड्यूल इस तरह से बनाएं जिसमें आपका सब्जेक्ट भी हो, जीके भी हो। आप अगर खुद पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से व्यवस्थित करें, आप अपने सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को गिन लें कितने टॉपिक हैं, और आप ये तय करें कि 30 अगस्त तक उन टॉपिक्स को पूरा करना है। तो दिन कितने हो गए, टॉपिक कितने हो गए, डेली के कितने पढ़े, और महीने बाद आपको 15 दिन बाद आप रिवीजन लगा लेना। चाहे सब्जेक्ट है, जीके की रिवीजन टेस्ट के साथ चलती रहेगी। जीके का शेड्यूल मैंने दे दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, जहां आपको 3 दिन बाद टेस्ट होता था वो 5 दिन बाद हो जाएगा आपके कहे अनुसार। जरूरी सूचना है, टॉपिक को फिर कंटिन्यू करता हूं मैं। और फिर इसी बीच अगर आपको ये लगता है कि सर हम किसी का कोर्स ले लें, फ्रेशर हैं, क्योंकि अपना थोड़ा सा एक बार महीना 2 महीने धीमी गति से चलेगा, हाँ चीजें करवा दूंगा मैं, तब आप कर लेना चाहे। और इसी के साथ अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा करवाया हुआ है, आप यूट्यूब की हेल्प लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या कोई कोर्स लेना चाहते हैं एक आध ऑनलाइन कोर्स तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये इनके बारे में सामान्य बातें होंगी। अब बात आती है कि महाराणा उदय सिंह की 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। राणा प्रताप के बारे में प्रश्न जो आएंगे, 2 जगह तो होगी, हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध, मुख्य जगह ये होगी। फिर आगे महाराणा प्रताप के जो दरबार में थे, ठीक है, चक्रपाणी मिश्र है उनके द्वारा कुछ लिखा गया, वो हो गया। अब हल्दी घाटी के युद्ध में पहले तो सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते थे, कब हुआ, महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था मुख्य सेनापति, और अकबर की तरफ से कौन था, हाथी के नाम, घोड़ों के नाम, ये। अब थोड़ा सा आरपीएससी ने आगे कदम बढ़ा लिया। महाराणा प्रताप की बात करें तो ये उनके बारे में ये भी पूछा गया, सेना का जो आगे आगे वाला भाग होता है उसको हरावल कहते हैं, हरावल दस्ते में कौन था, पीछे जो पीछे भाग होता है उसको चंदावल कहते हैं, चंदावल दस्ते में कौन था, दाईं तरफ कौन था, बाईं तरफ कौन था। ये सारी बातें मैंने इंक्लूड कर ली हैं। चलिए, तो इनका जो उनका देहावसान हुआ गोगुंदा में, जब उनका संस्कार करने के लिए ले जाया गया, पीछे से महलों में जगमाल को राज तिलक करके राजा घोषित कर दिया। इधर से प्रताप का जो ननिहाल था वो सोनगरा चौहान है, जो जालौर की शाखा थी, अखैराज चौहान जो उनके नाना थे, तो उनके नाना और मामा। और एक बात करें हम, जो राम सिंह तंवर थे ग्वालियर के, राम सिंह तंवर, राम सिंह तंवर, और एक हो गए वो सोनगरा चौहान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलके कहा कि भी नहीं, जगमाल नहीं, योग्य पुत्र कौन है, योग्य पुत्र प्रताप है, तो प्रताप गद्दी पर बैठने चाहिए। क्योंकि जगमाल उनकी प्रिय रानी के पुत्र थे तो उनको राजा घोषित कर दिया उदय सिंह ने, या सामंतों ने थोड़ा प्रेशर करके, जैसा भी। तो फिर इन्होंने थोड़ा विरोध किया और महाराणा प्रताप का गोगुंदा में पहला राज्याभिषेक, 2 बार राज्याभिषेक हुआ, प्रथम राज्याभिषेक कहां हुआ ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। प्रथम राज्याभिषेक हुआ था भाई गोगुंदा में, ठीक है, गोगुंदा में हुआ था पहला राज्याभिषेक। फिर बात आती है दूसरी बार, तो दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में कहां हुआ था, कुंभलगढ़ में हुआ था, और उस समय मारवाड़ के राजा चंद्रसेन भी आए थे, चंद्रसेन भी आए थे, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब जो पूरा व्यवहारिक रूप से बढ़िया तरीके से जो राज्याभिषेक हुआ वो कुंभलगढ़ में हुआ था। अब बात आती है कि जब कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, चंद्रसेन भी मौजूद हैं, वहां पर राणा प्रताप एक कसम, एक शर्त लेते हैं। शर्त ये थी कि जब तक मैं मेरे राज्य को, मेरे देश को, यानी कि मेरे मेवाड़ को जब तक मुगलों से आजाद नहीं करवा लेता, तब तक मैं ना तो बिस्तर पर सोऊंगा, न मैं इन बर्तनों में जो राजसी बर्तन थे उनमें भोजन खाऊंगा, उनमें खाना खाऊंगा। तो ये बात हो गई। और तलवार किसने बांधी थी, तिलक किसने लगाया था, सलूम्बर के रावत कृष्णदास जो थे उन्होंने इनके तलवार बांधी थी। जब जगमाल को गद्दी से हटा दिया, जगमाल नाराज होकर कहां चले जाएंगे, वो अकबर के पास चले जाएंगे। अकबर के पास गए, अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर दे दी और सिरोही का आधा राज्य दे दिया था।
और सिरोही में इस समय देवड़ा सुल्तान जो थे वो राज कर रहे थे। तो क्या होता है, 1583 में दत्तानी का युद्ध होता है, सुल्तान देवड़ा सिरोही का था और जगमाल के मध्य, जिसमें जगमाल जो है मारे जाते हैं। अब इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है, शुरुआत में जो एक स्ट्रगल चलता है उनके भाई के साथ चलता है, भाई नाराज होकर अकबर के पास चला जाएगा जगमाल। जगमाल को कौन सी जागीर दी है, जहाजपुर की जागीर दी है। जगमाल जो है दत्तानी के युद्ध में सुल्तान देवड़ा से संघर्ष करते हुए मारा जाता है। समझने के लिए आजकल समझ आधारित सत्य कथन कारण वाले प्रश्न आ जाते हैं, और चूंकि मैं इंटरव्यू के दृष्टिकोण से पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा मैं उस हिसाब से भी पढ़ता हूं और समझने के लिए भी अच्छा है। अब देखो, प्रताप और सांगा की स्थिति में क्या अंतर है। महाराणा सांगा जो थे उनके झंडे तले राजस्थान के लगभग सभी राजा उनके झंडे तले थे और सभी एकजुट होकर लड़े थे। लेकिन राणा प्रताप के समय जो स्थिति है वो बहुत अलग है। राणा प्रताप के समय क्या है, सांगा के साथ समस्त राजा मेवाड़ के झंडे तले थे, लेकिन प्रताप के समय आप देखो, प्रताप के समय चित्तौड़, मेड़ता, अजमेर, मांडलगढ़, जहाजपुर, ये सारे के सारे अकबर के अधीन थे। यानी कि प्रताप के राज्य के आसपास किसका राज हो गया था, मुगलों का राज हो गया था। इसके अलावा आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर के जो राजा थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यानी कि प्रताप के समय सिचुएशन इतनी खतरनाक, यहां मेवाड़ के चारों तरफ जो थे वो कौन थे, मुगल थे। कौन थे, चारों तरफ मुगल। आप ये देखो, जब पता है, महाराणा को पता है कि उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है, फिर भी कि अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लड़ेंगे, लड़ने की बात, एक युद्ध की बात, अपने राज्य को तलवार के दम पर, ठीक है, वो बात करना अपने आप में बहुत महान है महाराणा प्रताप। तो ये सारे अकबर के अधीन थे। अगर देखो, इतना ही नहीं, अब क्या था, महाराणा उदय सिंह के समय हम जब पढ़ते हैं 67-68 के आसपास, जब अकबर का आक्रमण होता है, तो महाराणा उदय सिंह के समय जितने उपजाऊ प्रदेश, जितनी फसलें थी, उनको उजाड़ दिया था मुगलों की सेनाओं ने। यानी कि आर्थिक स्थिति भी महाराणा प्रताप की क्या है, बहुत डाउन थी, बहुत कमजोर थी। महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठते पहला काम क्या करेंगे, राजधानी को गोगुंदा से कुंभलगढ़ ले जाएंगे। पहला काम राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ ले गए। फिर अब भीलों को सैन्य व्यवस्था में उच्च पद प्रथम बार महाराणा प्रताप ने ही दिया था, और इनकी विशेषता, ये धार्मिक सहिष्णु राजा थे। और जब हम बात करते हैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की, तब जितने क्रांतिकारी लोग थे वो महाराणा प्रताप को, बंगाल वालों ने तो स्पष्ट रूप से महाराणा प्रताप को अपना आदर्श माना था। तो राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवादी नायक इनको माना जा सकता है। अब जब अकबर ने नागौर का दरबार लगाया, लगभग राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। एक राजा जो था, जो अकबर के लिए खटक रहा था, वो राजा कौन थे, महाराणा प्रताप थे। अकबर ने सोचा कोई बात नहीं, अपने क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को भेजते हैं, उसको कहते हैं महाराणा प्रताप को कहे कि आराम से बिल्कुल शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर ले, कोई लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, आपके पूर्वजों ने भी लड़ाई झगड़ा किया, कुछ नहीं मिला। सितंबर नवंबर में पहला शिष्टमंडल आएगा। इसकी ट्रिक लगभग लोग जो पढ़ते हैं, जमा भट्टो, ये एक नाम देते हैं, वो शिष्टमंडल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन आए। सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे, जलाल खां कोरची। कौन आए थे, जलाल खां कोरची। तो जलाल खान का नाम हमें याद रखना है, जलाल खान आए थे। दूसरे नंबर पे बात करते हैं जून 1573 में, यानी कि अकबर ने प्रताप को मनाने के लिए 4 बार लोगों को भेजा। एक नंबर पे 72 वाला सन आता है, और आगे वाले तीनों, क्योंकि ये सन थोड़े से याद रखने हैं, आगे वाले तीनों व्यक्ति जो दूत मंडल जाएंगे वो सारे के सारे किसमें जाएंगे, 73 में जाएंगे। दूसरा, जून के महीने में किसको भेजा गया है, जून के महीने में भेजा गया है मान सिंह। अकबर ने कहा मान सिंह आप जाओ भाई, ठीक है, आप भी एक राजघराने के राजकुमार, राजपूत हो, प्रताप को जाओ मना के लाओ। अब इसमें टॉड का, हॉर्ड नहीं है, ये टॉड का कहना है कि
उदय सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात हुई थी, ऐसा माना जाता है एकेडमिक बुक में। उसमें यह दिया हुआ है, वैसे तो हम सामान्य गाइडों में यह पढ़ते हैं कि प्रताप ने मिलने से मना कर दिया और उनके बेटे अमर सिंह ने ही मुलाकात की थी, और वो ऑथेंटिक बुक में यह लिखा हुआ है कि मान सिंह जब आए, प्रताप ने अच्छे से स्वागत किया, बाद में अपने महल में चले जाते हैं, और शाम को जब भोजन पर बैठते हैं अमर सिंह आते हैं। मान सिंह से मुलाकात किसने की? अमर सिंह ने की, प्रताप के बेटे ने। और जब मान सिंह ने पूछा कि भाई राणा साहब क्यों नहीं आए, प्रताप साहब क्यों नहीं आए, तो अमर सिंह कहते हैं कि उनके पेट में थोड़ी सी पीड़ा दर्द है, इसलिए वो नहीं आए। अब मान सिंह सारी बात को समझ गई। कुछ किताबें कहती हैं कि राणा प्रताप सुन रहे थे, तो उन्होंने आके खुद ही बोल दिया कि आप लोगों ने अपनी बहन बेटियों की शादी वहां कर रखी है, आपसे मुलाकात करने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। ठीक है। कुछ वो बुक्स में ये आता है कि जब अमर सिंह ने ये कहा कि उनके पेट में पीड़ा है, थोड़ी दिक्कत है, वो नहीं, तो मान सिंह ने ये कहा कि उनकी पेट की पीड़ा का इलाज मेरे पास है और मैं जल्दी करने आऊंगा। ठीक है, जल्दी अपने क्या है रणभूमि में मिलेगी। तो वहां पर कहते हैं कि कोई अमीर आदमी खड़ा था। कुछ किताबें कहती है कि अमर सिंह ने कहा कि भाई सुनो, इस बात का ध्यान रखना, अकेले मत आना, अपने फूफा को भी साथ ले आना। फूफा का मतलब समझ गए आप? क्योंकि मान सिंह की भुआ जो थी वो उसकी मैरिज हो रखी थी। किससे? उसकी मैरिज हो रखी थी अकबर से। इतनी सी बात, मैं पानी पी लूं 1 मिनट। हाँ जी, तो अमर सिंह यहां से बेइज्जत होके चले जाते हैं भाई। और फिर बात आती है सितंबर अक्टूबर में। अकबर को इस बात का पता चलता है कि महाराणा प्रताप ने मिलने से मना कर दिया, मान सिंह को नहीं मिले। तो अकबर कहेगा कि चल राजकुमार गया था, राजा को मिलने के लिए भेजते हैं। तो फिर मान सिंह के पापा भगवंत दास आए थे, भगवंत दास को भेजा था। जमा बट्टो जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, भय से भगवंत दास यहां पर भगवंत दास आए थे। यहां पर कौन आएंगे? ये क्या कर दिया, चलिए यहां पर कौन आएंगे? यहां पर आएंगे भाई भगवंत दास। ठीक है, ये सामान्य बातें तो आपको पता ही होता है, भगवंत दास। और 4 नंबर ये भी असफल रहे। 4 नंबर पे फिर लास्ट में प्रताप ने अपने दीवान टोडरमल को भेजा, जो राजकाज का पैसे का हिसाब रखते थे। टोडरमल भी, ये सारे के सारे जो है असफल रहे। प्रताप ने इनसे मिलने से मना कर दिया। तारीख से ही दिन को कुछ याद रखने का ज्यादा है नहीं। पहला 72 में आया, दूसरे तीनों 73 में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या कहती है। अब हम युद्ध करवाते हैं भाई। वीर विनोद ग्रंथ किसका है? वीर विनोद, ध्यान रखना, इसमें बहुत शानदार तरीके से इस युद्ध का वर्णन है। श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, जिसमें इसका काफी अच्छा वर्णन दिया गया है। हल्दी घाटी युद्ध की तारीख के बारे में 2 मत आते हैं। एक मत है 18 जून। सामान्य गाइडों में ज्यादातर 18 जून मिलता है, पर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछ लिया जाए तो 21 जून उत्तर है। गोपीनाथ शर्मा, ये बुक मेरे पास पड़ी है, गोपीनाथ शर्मा ओरिजिनल बुक मेरे पास पड़ी है, तो उन्होंने ये माना है। और भाई हिंदी ग्रंथ अकादमी भी क्या मानती है? हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो मैं बुक पढ़ रहा था, उन्होंने भी क्या माना है? 21 जून माना है। लेकिन जब इस प्रश्न के तारीख सहित पूछा गया था, उस समय 21 ऑप्शन में नहीं था, उस समय 18 ऑप्शन में था। 18 जून 1576। सन भूल जाओ, नए बच्चे अगर सन भूलते, वैसे तो भूलता नहीं। युद्ध में क्या है, छितर परेड होती है, तो 76 में युद्ध हुआ, तो 21 जून 1576। अब पूरी योजना बनाने के लिए अकबर स्वयं आ गए हैं अजमेर दुर्ग में। अजमेर जो कि मुगलों का केंद्र हुआ करता था, हमने देखा है चित्तौड़ है, जहाजपुर है, नागौर है, ये मुगलों के अधिकार में हुआ करते थे। अकबर स्वयं आ गया है, अजमेर का मैगजीन दुर्ग है, वहां पर ये पूछा गया है कि हल्दी घाटी युद्ध की योजना किस दुर्ग में बनी थी, तो अजमेर दुर्ग में योजना बनाई गई थी। अकबर ने मान सिंह, गाजी खां,
सैयद अहमद खान, जगन्नाथ कछवाहा। एक बात ध्यान रखना, जगन्नाथ कछवा अकबर की तरफ से लड़ेगा, माधो कछवा अकबर की तरफ से लड़ेगा, लेकिन पुरोहित जगन्नाथ वो प्रताप की तरफ से लड़ेगा, आगे आएगा। माधो सिंह कछवा, बंदायूनी इतिहासकार, ये इसमें अकबर जो है इनको सिलेक्ट करके भेजेगा युद्ध के लिए। बंदायूनी की एक पुस्तक, चलो आगे चलते हुए याद आ जाएगी, उस पुस्तक में इस युद्ध का बहुत, क्योंकि आंखों देखा हाल युद्ध का अगर कोई जिक्र करता है बंदायूनी, क्योंकि बंदायूनी ने यह कहा था जब सेना जा रही थी तो बंदायूनी ने कहा मैं भी जाऊंगा, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं हिंदुओं के रक्त से अपनी दाढ़ी को रंगूं, खून से। तो ये बंदायूनी जो है वो इतिहासकार जिसने आंखों देखा हाल हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था, वो बुक का नाम आगे याद आते मैं आपको बताऊंगा। 2 माह सेना आ गई, अकबर ने भेज दिया, मान सिंह के अंडर में सेना आ गई है। अब सेना जो है वो 2 माह तक मांडलगढ़ में टिकी रहेगी, फिर मोलेला गांव में आ जाएगी, मांडलगढ़ से मोलेला गांव। अब तक क्या थी, सूचना प्रताप के पास पहुंच चुकी थी। प्रताप हल्दी घाटी के पास लो सिंह जगह है, वहां पर अपना डेरा डाल लेते हैं। अब पहली बात, यहां से यह प्रश्न पूछा गया है एक बार कि वीर विनोद के अनुसार प्रताप की सेना में, महाराणा प्रताप की सेना में कितने सैनिक थे। वीर विनोद किसकी है, श्यामल दास की रचना है। वीर विनोद किसकी रचना है, श्यामल दास की, श्यामल दास। अब हमने देखना है, सबसे पहले व्यक्तित्व हुए हैं मोहनोत नैणसी, नैणसी ख्यात जो लिखते हैं, वो कहते हैं कि मान सिंह के अंडर में कुल मुगलों की सेना में 40,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप की सेना में 10,000, यानी कि 4:1 वाला सीन था। इधर 10 है, उधर 4 गुना है, उधर ज्यादा है, उधर 40,000 है। बंदायूनी कहता है, बंदायूनी जिसने आंखों देखा हाल, वो कहता है मुगलों में मात्र 5,000 की सेना थी और महाराणा की सेना में मात्र 3,000 सैनिक थे। बंदा ज्यादा ही 3-5 करता है, बंदा ज्यादा ही 3-5 करता है, ऐसे याद रख लेना। वीर विनोद कहता है मान सिंह यानी कि मुगलों की सेना में 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे। अब ये तीनों का ध्यान रखना है, किसने कितने बताए हैं, ठीक है। 40, 10, 5, 3, 80, 20। अब ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किसके अनुसार इस युद्ध में प्रताप की, क्योंकि ज्यादातर स्रोत ये बात बताते हैं कि युद्ध अनिर्णायक रहा था। कुछ जो है मुगलों के समय में उनके द्वारा जो लिखाए गए, तो वो कहते हैं कि ये जो युद्ध था वो अकबर ने जीता, परंतु ये पूछा गया है राज प्रशस्ति, राज प्रकाश व जगदीश मंदिर प्रशस्ति के अनुसार युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। अब हम चलते हैं युद्ध की योजना की तरफ। एक तरफ मान सिंह, एक तरफ मान सिंह। अभी खाली स्लाइड आ जाए। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे आप ये मान लो ये सेंटर बिंदु है, ठीक है, और इधर है मान सिंह वाला पार्ट, मान सिंह वाला, मान सिंह के अधिकार में यानी कि मुगल है, और इधर प्रताप वाली सेना हमारे जो राजपूत लोग थे, हमारे हिंदू लोग थे, वो थे। अब युद्ध में क्या होता था, युद्ध का एक भाग आगे ही आगे रहेगा जिसको कहते थे हरावल, हरावल दस्ता, ठीक है, जो आगे आगे भाग होता था। अब चूंकि ये अपने इस तरफ बात करें तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा इस तरफ, हरावल दस्ते के इस तरफ जो खड़ा होता था यानी कि दाएं तरफ, ये दायां भाग हो गया दाएं तरफ। एक टुकड़ी इधर खड़ी होती थी इस तरफ, उसको वाम या बायां भाग, दाएं वाले को दक्षिण और इसको वाम, वो दक्षिणपंथी और वामपंथी जो, इसको दायां भाग बायां भाग भी कह सकते हैं, हरावल दस्ता। यहां पर पीछे पीछे जो होता था वो होता था चंदावल दस्ता। कौन सा, चंदावल, जो क्या है पीछे पीछे है। हरावल कौन सा है, जो आगे आगे है। याद रख लेना, हराने के लिए जो जा रहा है वो आगे आगे जाएगा जिसने हराना है। यहां आप मान लो कि मिड में राणा प्रताप होंगे, मिड में राणा प्रताप, भामाशाह और उसका भाई ताराचंद, ये जो लोग थे वो इधर थे। इसी तरह मानसिंह की सेना में भी, मानसिंह की सेना में हमें ये
देखना है हरावल दस्ते में कौन है और पीछे वाले चंदावल दस्ते में कौन है। इस तरह का एक आप रजिस्टर पे बना ले, तैयार कर ले। ऊपर वाली जो चीजें लिखाऊंगा वो लिख लेना। मतलब हल्दी घाटी में जो सबसे ज्यादा टफ प्रश्न अभी तक पूछा गया है वो यही है। प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में नहीं था, कौन सा प्रताप के हरावल दस्ते में नहीं था, कौन सा महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में शामिल नहीं था। तो उसमें अकबर वाले जो मान सिंह के साथ थे उनका जिक्र किया गया था। चलिए अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं हरावल दस्ता जो कि अग्रिम है, जिसको हम आगे आगे वाले जो लोग होते हैं वो। चंदावल क्या है, जो पीछे पीछे वाला दस्ता। अब हमने यहां ध्यान रखना है जगन्नाथ कछवाहा हरावल दस्ते का मुखिया है। जगन्नाथ कछवाहा हरावल दस्ते का मुखिया है किसके, मान सिंह के। आसफ खान का नाम अच्छे से याद रख लेना। माधव सिंह कछवाहा वंश का था, क्योंकि आमेर का कछवाहा वंश, कछवाहा शब्द आ जाए वो चुप करके इधर से आप चुपचाप लगा सकते हैं आमेर वाले की तरफ सॉरी मुगलों की तरफ, आमेर वाले कछवाहा। तो मुगलों के चंदावल दस्ते का चंदा माधव कर रहा था और जो हरावल शाखा थी, हरावल जो दस्ता था उसका नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। दोनों ही माधव सिंह कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा के साथ आसफ खान भी था, सैयद हाशिम अली भी था। बात जो है हमें महाराणा प्रताप की तरफ, क्योंकि अगर प्रताप के हरावल चंदावल दस्ते का पूछा जा सकता है तो उसमें जो ऑप्शन में दिए जाती है ना चीजें, वो दे दी जाती हैं जो कि मुगलों वाली टुकड़ी में शामिल थे, उनको डाल के पूछ लिया जाता है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है महाराणा प्रताप का हरावल दस्ता सबसे इंपॉर्टेंट, उसका मुखिया कौन है पहले ये ध्यान रखना है। हाकिम खान सूर, ये क्या है, हेड है। हरावल दस्ते का मुखिया कौन है, हाकिम खान। हाकिम खान का नाम याद रखना है, ठीक है, इसका नाम याद रखना है। यानी कि प्रताप जो कि हिंदू राजा है, उसका जो आगे आगे सेना का भाग लड़ने के लिए जा रहा है, उसकी तरफ से मुसलमान नेतृत्व कर रहा है हाकिम खान। देखो, और आप देखो राणा सांगा में भी हसन खां मेवाती था। देखो कितना धार्मिक शासन हो राजा ना। फिर बात आती है कि जो मोमडन राजा है अकबर, अकबर के हरावल दस्ते का नेतृत्व एक हिंदू कर रहा है जगन्नाथ कछवाहा, और इधर हिंदू राजा की तरफ से नेतृत्व कर रहा है हाकिम खान सूर। इसका नाम सूर या सूरी आ जाता है, इसका नाम जरूर याद रखना। और इनके साथ साथ कौन है, हरावल क्योंकि आगे वाला भाग है, थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचा करो, आगे आगे वाला भाग है तो भीम सबसे बलिष्ठ थे, सबसे पावरफुल थे। जब हम पांडवों की कौरवों की उनकी बात करते हैं, महाभारत की बात होती है, तो भीम जो पावरफुल ज्यादा है उसको रखेंगे आगे आगे। फिर भगवान श्री कृष्ण को जब हम महाभारत की बात करते हैं तो श्री कृष्ण को भी आगे आगे रखेंगे। फिर श्री राम को भी हम साथ में रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक संग्राम है, युद्ध का संग्राम है, सहारा लेंगे कृष्ण का और राम का, और कृष्ण राम चलेगा संग्राम, साथ में है भीम, हकीम खान सूर, और ये है हरावल दस्ता। अब ध्यान रखना, क्यों कृष्ण और राम का सहारा क्यों ले रहे हैं संग्राम में, क्योंकि भीम जैसे पावरफुल आदमी है। क्यों, क्योंकि सामने वाले लोगों को हराना है, मुगलों को हराने के लिए हरावल दस्ते में राम कृष्ण का हम सहारा लेते हुए संग्राम में शामिल होंगे। मुगलों को हराने के लिए हरावल दस्ते में साथ में भीम होंगे। और ऐसा भी याद कर सकते हो कि राम और कृष्ण के हुक्म से हाकिम याद रह जाएगा आपके, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब है चंदावल दस्ता, यानी कि पीछे पीछे वाला भाग, वहां पर पुंजा भील। ये ध्यान रखना कि चंदावल दस्ते का मुखिया कौन था, पुंजा भील था। चंदावल दस्ते का मुखिया कौन है, पुंजा भील है। सबसे अगर टफ प्रश्न महाराणा प्रताप में कोई बनता है तो सबसे टफ यही बनता है, सबसे टफ यही बनता है। पुंजा भील, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, यानी कि पुरोहित शब्द हो तो वो यहां पर, ठीक है। और चारण जैसा,
केशव बारहट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है वो, ये रही। राजस्थान के वीर योद्धा, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉक्टर पुष्यमित्र सिंह देव, इसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब इसको याद रखने का तरीका कोई और आप ढूंढ सकते हो कि देखो चंदावल दस्ते में 4 है, देखो 4 बार, बारहट से बार, 4 बार, च में 4 बार, 4 बार क्या करेंगे पुरोहित लोग 4 बार पूजा करेंगे, 4 बार पूजा करेंगे, 4 बार। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, 4 से चारण, बार से बारठ, मतलब च वाली बात चंदावल में ही आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये हरावल है, फिर दाया बाया में च नहीं आता, च से चंदावल दस्ता, च से चारण, तो 4 है तो बार भी यहां है, 4 बार पुरोहित क्या करेंगे पूजा करेंगे। तो ध्यान रख लो किसकी पूजा करेंगे, चंदा की पूजा करेंगे, 4 बार पुरोहित चंदा की पूजा करेंगे, 4 बार पुरोहित चंदा की पूजा करेंगे। ठीक है, इस तरह से कैसे भी 2-4 बार पढ़ोगे आपकी चीजें याद हो जाएंगी। ध्यान रखें, जगन्नाथ कछवा वो हरावल दस्ते में था, किन के साथ, मुगलों के साथ। यहां पुरोहित जगन्नाथ कहां है, चंदावल दस्ते में। पुंजा भील चारण जैसा अच्छे से याद रख लेना, ये एक नया सा नाम है, केशव बारहट हर गाइडों में होता नहीं है। फिर आता है दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ यानी कि दक्षिण वाला भाग कह सकते हैं, ये ध्यान रखना अच्छे से, ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो हरावल दस्ता था वहां पर राम सिंह था, राठौड़ राम सिंह है इसका पूरा नाम, राठौड़ राम सिंह, और यहां है राम सिंह तंवर जो कि ग्वालियर के राजा थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप को जालोर वाला सोनगरा चौहान और ये राम सिंह तंवर, इन्होंने कहा था जगमाल नहीं प्रताप को राजा बनना चाहिए। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राम सिंह तंवर। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो दाएं तरफ वाली सेना थी उसमें राम सिंह तंवर और उनके तीनों बेटे शालीवाहन, भगवान सिंह और प्रताप सिंह, ध्यान रखना ये प्रताप सिंह इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। तो ये दाहिनी तरफ वाला जो गुट है सबसे पहले आपको हरावल और चंदावल में ध्यान रखना है। फिर ये इसलिए याद रखने हैं क्योंकि वो दे सकता है निम्न में से कौन सा प्रताप के साथ नहीं था, शालीवाहन था, भगवान सिंह था, प्रताप था, यहां भगवान है, यहां राम है, यहां राम है, कृष्ण है, तो ये सारे भगवान के ही नाम हो जाते हैं। बाईं तरफ, तो दाएं बाएं वाला अगर ना याद रहे हरावल चंदावल जरूर याद रखना, और रीट वाले दाएं बाएं को 3rd ग्रेड वाले बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। झाला मान सिंह इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो देगा कि निम्न में से कौन प्रताप के साथ युद्ध में शामिल, प्रताप की पक्ष से कौन नहीं लड़े। और आपने पढ़ा होता है कि मान सिंह था वो मुगलों की तरफ से था, लेकिन वो मान सिंह कछवा है, सीधा मान सिंह लिखा जा सकता है। जब झाला शब्द आ जाए, झाला मान सिंह, तो वो प्रताप की तरफ से जो बाएं तरफ टुकड़ी खड़ी थी उसका मुखिया था झाला मान सिंह, बाएं तरफ वाली टुकड़ी का मुखिया था झाला मान सिंह। जैत सिंह झाला बीता, झाला बीता या मन्ना, जब प्रताप उसमें जो है जख्मी हो जाते हैं तो इसने प्रताप का मुकुट या राज चिन्ह धारण किया था झाला बीता ने। सोनगरा मान सिंह, देखो मान सिंह, सोनगरा मान सिंह, ये कौन सा, ये जालोर वाला प्रताप के मामा जी सोनगरा चौहान जो थे। तो मान सिंह, सोनगरा मान सिंह भी है, झाला मान सिंह भी है, दोनों यहां प्रताप के साथ हैं। प्रताप के केंद्र में उनके साथ, प्रताप केंद्र में थे तो उनके साथ कौन थे, भामाशाह और ताराचंद थे। तोड़ क्या कहते हैं, तोड़ ने अलग ही तर्क दिया है कि यह लड़ाई प्रताप के सैनिकों की शहजादा सलीम के साथ हुई थी। शहजादा सलीम अकबर के बेटे आए थे, जहांगीर यानी कि बड़ी सादरी का झाला बीता जो कि राज चिन्ह
धारण करता है, इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। सांगा के समय झाला अज्जा ने धारण किया था, यहां पर झाला बीदा ने राजकीय चिन्ह धारण किया है। संग्राम सिंह सांगा में याद रख लेना। अब क्या सीन था, शुरुआत में जब आक्रमण हुआ 21 जून या 18 जून की बात करें, शुरुआती दौर में मुगलों की सेना को पछाड़ दिया था राजपूती सेना ने। वो भाग रहे थे, मुगल सैनिक भाग रहे थे, तो पीछे से इधर से राजपूत सेना पीछे भाग रही थी। क्योंकि मुगलों की सेना में हिंदू भी थे, तो फिर क्या होता है, मान सिंह आसफ खां को कहते हैं कि भाई मैं तो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पीछे पीछे राजपूत सेना बिल्कुल आसपास थे, दौड़ रहे थे। तो उसने कहा आप मुझे बताओ, आसफ खां को कहते हैं, मैं तीर किस पे चलाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदू उधर भी शामिल है, मुसलमान इधर भी शामिल है। तो उसने कहा, आसफ खान उसको कहता है मान सिंह को कि भाई तुझे तो इन हिंदुओं का दमन करना है, तो हिंदू चाहे मुगलों की तरफ से हो चाहे वो प्रताप की तरफ से हो, मरेगा तो हिंदू ही, बस तुम तीर चलाए रखो। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात कही जाती है, मुगलों के हाथी। अब एक प्रश्न हाथियों पे बन जाता है, निम्न में से कौन किसका हाथी था। पहला तो यही प्रश्न कि कौन कौन से हाथियों ने हल्दी घाटी में भाग लिया, यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हाथियों का युद्ध भी कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी क्यों, क्योंकि मिट्टी हल्दी रंग की है उन घाटियों में। राजसमंद में कहां पर है ये, राजसमंद उदयपुर वाला जो एरिया है ना, वहां पर कुछ मिट्टी जो है ऐसी पाई जाती है। मुगलों के हाथी गजमुक्ता, गजराज व रणमंदर, ये मुगलों के हाथी है, गजमुक्ता, गजराज व रणमंदर। और मान सिंह के हाथी का नाम है मर्दाना। उधर राम प्रसाद जो था, प्रताप के हाथी का क्या नाम था, लूणा और राम प्रसाद। राम प्रसाद और लूणा किसके हाथी हैं, प्रताप के। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना है। प्रताप के हाथी तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, महाराणा प्रताप का हाथी जो था राम प्रसाद, कहते हैं कि हुसैन खान मुगलों की सेना में जो था, उसने राम प्रसाद नामक हाथी को पकड़ लिया और बाद में इसका नाम क्या कर दिया, पीर प्रसाद। ये ऐसे प्रश्न कि मुगलों ने महाराणा प्रताप के हाथी को पकड़ने के बाद उसका क्या नाम रखा, पीर प्रसाद। कौन सा हाथी पकड़ा, राम प्रसाद। प्रताप के हाथी का नाम था लूणा व राम प्रसाद। मर्दाना किसका हाथी था, मान सिंह। मुगलों की तरफ से हाथी गजमुक्ता, गजराज, रणमंदर, मर्दाना, ये सारे मुगलों की तरफ से थे। प्रताप के घोड़े का नाम क्या है, चेतक, जो कि बलीचा गांव में, चेतक की छतरी कहां है, बलीचा गांव में चेतक की छतरी है। किसकी छतरी, चेतक की, बलीचा गांव में। ठीक है, मर्दाना के अब क्या होता है युद्ध में सीन, एक तरफ जो मान सिंह है, ठीक है, हाथी पर, मर्दाना हाथी पर सवार है, सामने से प्रताप है। प्रताप घोड़े पर सवार है। प्रताप एक वार करेंगे, भाला फेंकेंगे, जो कि थोड़ा सा मान सिंह बचते हैं, जो आगे उनके हाथी को ड्राइव कर रहा होता है उसके लगता है वो मर जाता है वहां पर। फिर क्या है, जैसे ही चेतक हाथी के ऊपर पांव रखता है, तो कहते हैं कि उसमें वो उनके जो दांत थे वहां पर कोई ऐसे लोह की चीज लगी हुई थी, जिससे जो है चेतक है उनकी एक टांग जो है कट जाती है, जख्मी हो जाती है। और ये सारे सीन का वर्णन रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली में किया है। तो यहां से जैसे ही चेतक जख्मी हो गया, महाराणा प्रताप जो है वो चेतक पर बैठकर आगे निकल जाते हैं, और झाला बीदा जो थे सादड़ी के, वो क्या करते हैं, उनका राज चिन्ह पहन के युद्ध को जारी रखते हैं, जिसमें क्या होता है वो शहीद हो जाएंगे झाला बीदा। महाराणा प्रताप आगे निकल जाएंगे। उसके बारे में कुछ किंवदंतियां कि उनके भाई शक्ति सिंह ने घोड़ा दिया, या वो सारी थोड़ी सी काल्पनिक सी लगती है। अब बात आती है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या नाम दिया है, खमनौर का युद्ध। और बंदायूनी ने क्या नाम दिया है, गोगुंदा का युद्ध। बंदा गंदा था, तो बंदायूनी क्या कहता है, गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल क्या कहता है, खमनौर का युद्ध, खमनौर का युद्ध। अब कर्नल टॉड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना,
मेवाड़ की थर्मोपली। देखो टॉड जो है हल्दी घाटी वाले को क्या कहेगा, हल्दी घाटी वाले को कहेगा, बहुत सारे नए बच्चों के तो यही नहीं याद होता भाई, थर्मोपली किसको कहा। और जो दिवेर का युद्ध होगा, आगे दिवेर का युद्ध होगा, उसको क्या कहा है, मेवाड़ का मैराथन। एक ध्यान रखना, यहां बड़ा आसान है, कंफ्यूज जो होते हैं बच्चे वो होते हैं कि मैराथन दिवेर को कहा है या मैराथन हल्दी को कहा है, थर्मोपली इसको कहा, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ध्यान रखना यहां पर लय है और पल्ली में भी आधा लय है, यहां वेर है यहां मेर है, मैराथन में मेर है। तो ये युद्ध वैसे आपके काम का नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूं जानकारी के लिए कि थर्मोपल्ली और मैराथन युद्ध 490 बीसी और 480 बीसी में, ये युद्ध जो है यूरोप महाद्वीप में, आप मान लो एशिया कुछ हिस्सा मान सकते हैं, यानी कि यूरोप महाद्वीप के यूनान और फारस, ईरान का नाम 1935 से पहले फारस हुआ करता था, 1935 के बाद उसका नाम ईरान हो गया, यानी कि फारस और यूनान की सेना के मध्य युद्ध हुए थे। मैराथन का जो युद्ध था वो, उसमें क्या होता है, मैराथन वाले युद्ध में तो जो है थर्मोपल्ली से पहले मैराथन हुआ था, तो पै वाले में तो फै जीतता है फारस वाले, यानी कि मैराथन युद्ध में फारस वाले हार गए थे यूनानियों से मैराथन में। फिर यूनान का एक व्यक्ति होता है, वो लगभग कहते हैं कि 40 किलोमीटर तक, 42 किलोमीटर तक दौड़ के गया और उसने यूनानियों को जाके सूचना दी कि हमने फारस वालों को हरा दिया। और वहां से अब जो मैराथन दौड़ है ना, यहीं से निकली है, क्योंकि वो एक बहुत लंबी दौड़ लगा के गया था ये सूचना बताने के लिए, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा चल रहा था। 490 बीसी की बात है ये। फिर थर्मोपली का जब युद्ध होगा तो उसमें क्या है, उसमें फारस वाले जीत जाएंगे, वहां पर फारस वाले जीतेंगे। 300 सैनिक यूनानियों के जो है वो उसमें शहीद जो हो जाते हैं, तो उस पर फिल्म भी बनी हुई है। जरेक्सिस राजा होता है फारस का, जो दारा प्रथम का डेरियस का बेटा था, ठीक है। और इधर से जो यूनान वालों का था वो लियोनिडास था। तो वो एक लंबी हिस्ट्री वाले हैं, लंबी स्टोरी है, तो उनसे तुलना की है टॉड ने हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली का। बलीचा गांव में चेतक की समाधि है। मेवाड़ के शक्तिशाली राणा और राज सिंह उपन्यास, दो मेवाड़ के दो शक्तिशाली राणा और राज सिंह उपन्यास किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और मान सिंह व आसफ खां की, कहते हैं कि युद्ध के बाद जब मान सिंह, अगर देखो अगर मुगल जीतते तो क्या युद्ध के बाद इनको ये सजा मिलती। मान सिंह और आसफ खान जो मुख्य सेनापति थे इस युद्ध में, उनकी ड्यूटी बंद कर दी थी, उनका वेतन कम कर दिया था, दरबार में एक बार उनका आना जाना मना कर दिया था। तो ये एक सजा के तौर पे अगर मुगल जीतते तो क्या इनको इनाम नहीं मिलता। एक बात, अकबर नवंबर 1576 उदयपुर आया, उदयपुर का प्रशासन अकबर ने किसको सौंपा, ये एक बार प्रश्न पूछा गया है। उदयपुर का प्रशासन, जैसे अलाउद्दीन ने वहां पर अपने बेटे खिजर खान को बिठाया था, एक जगह किसको बिठाया था, वो सारा उधर अलाउद्दीन में हमने पढ़ा था। तो अकबर आएगा, अकबर ने उदयपुर का प्रशासन जगन्नाथ कछवाहा व फखरुद्दीन को दिया। तो जगन्नाथ कछवाहा याद रखना अच्छे से। अब क्या होता है, हल्दी घाटी युद्ध के बाद 76 में हो गया, जून 76 में। अब क्या है, कुंभलगढ़। अभी रीट में प्रश्न पूछा गया था अजय दुर्ग और कुंभलगढ़ उत्तर माना। 1578 से पहले कुंभलगढ़ को आज तक कोई नहीं जीत चुका था, किसी ने नहीं जीता था। कहां पर है ये, राजसमंद में है। किस जिले में है, राजसमंद में है कुंभलगढ़। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बना लिया था। फिर क्या होता है, 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी गई। एक बात ध्यान रखना, हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने शाहबाज खान को कितनी बार, प्रताप ने किस किस को भेजा, शाहबाज खान को 3 बार भेजा। एक भेजा था अब्दुल रहीम खाने खाना को, अब्दुल रहीम खाने खाना एक बार, ठीक है। फिर लास्ट में आएंगे जगन्नाथ कछवाहा, और लास्ट में फिर 1585 के बाद अकबर क्या है, किसी को ही नहीं भेजता। अकबर ये अघोषित संधि अकबर स्वीकार कर लेता है कि प्रताप को फतेह करना मुश्किल है। सबसे पहले शाहबाज खान के नेतृत्व में सेना आई,
सेना मेवाड़ की ओर बढ़ी। शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और 3 अप्रैल 1578 को, ये याद रखना, कुंभलगढ़ को किसने और कब फतेह किया है? शाहबाज खान नामक मुगल सेनापति था। 1578 में उसने क्या किया? कुंभलगढ़ को फतेह कर लिया। शाहबाज खान ने अधिकार कर लिया। किले की रक्षा करते हुए राव भाण, उस समय राव भाण सोनगरा, देखो सोनगरा जो जितने हैं ये सारे के सारे प्रताप के ननिहाल वाले हैं। 1578-79 में शाहबाज खान ने 2 बार और मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। यानी कि शाहबाज कुल 3 बार आक्रमण करता है। 77, 78, 79 में वो आता है। फिर आता है 80 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का गवर्नर बनाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि 1578 में कौन आता है? शाहबाज खान। शाहबाज आया, असफल रहा, चला गया, लेकिन कुंभलगढ़ पर उसने अधिकार कर लिया। 1578 में, याद रखना, कुंभलगढ़ का अधिकार हल्दी घाटी के 2 साल बाद। हल्दी घाटी युद्ध है, युद्ध में छित्र परेड होगी तो छित्र पड़े थे, ध्यान रखना। 80 में अब्दुल रहीम, ये कौन है? वही रहीम जी हैं, रहीमन धागा प्रेम का वो वाले, रहीमन धागा वो रहीम जी। अब दोहे लिखने वाले हिंदी के विद्वान, उनको भेज दिया। ये हुआ करता था भाई, वही करता था पहले, कोई भी है, चाहे इतिहासकार है कोई भी है, उसको सेना का नेतृत्व करके भेज दिया। रहीम जी को भेज दिया, अजमेर का गवर्नर बनाया, उसको मेवाड़ अभियान का काम भी सौंप दिया। इधर प्रताप के बेटे अमर सिंह भी उस समय नौजवान हो चुके थे। वो क्या करते हैं? मुगल सेना का ध्यान भटकाने के लिए अब्दुल रहीम खाना शेरपुर में रुक जाते हैं और अमर सिंह क्या करेंगे? शेरपुर पर आक्रमण कर देंगे। इस अवसर पर क्या है, अमर सिंह क्या करेंगे? खाना के परिवार को क्या करेंगे? बंदी बना लेंगे। अब देखो, अब्दुल रहीम खाना वो प्रताप की बड़ी रिस्पेक्ट वैसे थोड़ी बहुत किया करते थे, लेकिन जब क्या है, प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाना के परिवार को बंदी बना लिया। ये बात जब महाराणा प्रताप को पता चलती है तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को डांटेंगे और कहेंगे कि बहन बेटियों की इज्जत सबकी बराबर है, सह सम्मान इनको वापस भेजो। ये बात जाके जब अब्दुल रहीम खाना को उनके परिवार की महिलाओं ने, उनकी बेटी और पत्नी, उन्होंने बताया तो अब्दुल रहीम खाना बड़ा खुश हुआ। तो उसने ये बात कही थी कि अकबर का साम्राज्य रहे ना रहे, प्रताप का नाम हमेशा रहेगा, और आज लिया भी जाता है शानो शौकत के साथ। तो कितने देखो, महिलाओं की कितनी रिस्पेक्ट करने वाले हमारे जो महाराणा प्रताप हुए हैं। 1580 ईस्वी में चुलिया ग्राम में राणा कून का मंत्री भामाशाह मिला। भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति से राणा की 20,000 स्वर्ण मुद्राओं से आर्थिक सहायता की। इसलिए भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक हमीर को भी कहा जाता है। रणथंभौर जब उधर पढ़ते हैं हम, और मेवाड़ का उद्धारक, हमीर, राणा हमीर जो थे, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, और इधर से मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? भामाशाह को। भामाशाह पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो स्कूल कॉलेज वगैरह में जो फंडिंग करते हैं गांव के लोग, वो। ठीक है, अब दिवेर का युद्ध, यहां तक महाराणा प्रताप की कंडीशन बहुत ही, आप ये मान लो, आर्थिक कंडीशन बहुत बुरी है। आर्थिक कंडीशन इतनी बुरी है कि जो मैंने आपको पंक्तियां सुनाई थी अभी अभी, अरे घासरी, क्या है, आप ये उस सीन को इमेजिन करो। महाराणा प्रताप जंगलों में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके बेटे अमर सिंह बहुत छोटे हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी युद्ध करने की हिम्मत। एक तरफ वो एक स्टोरी बताई है कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पीथल में, कि राणा प्रताप जब जंगलों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बेटे अमर सिंह के पास घास फूस की रोटी है। तब वो कहते हैं कि जैसे घास की रोटी वो खाने के लिए तोड़ी थी, इतने में कोई बिल्ली आई और बिल्ली वो रोटी छीन के ले गई, और अमर सिंह रोने लगते हैं। महाराणा प्रताप को दुख होता है, वो जो बात है, अरे घासरी रोटी री, अरे घासरी रोटी थी, जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, है ना, वो जो मैंने आपको कविता सुनाई थी, वो सारा का सारा जो सीन है। आप सोचो कि महाराणा प्रताप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मैं एक रियासत का राजा हूं, चाहूं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन वहां जब बात आन और शान की थी, मेवाड़ की
बचावन ने, है ना। तो मेवाड़ की शान को और मान को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। तो हमें अब भी देखो, सांगा के बारे में कुछ संसद में बोल दिया जाता है, फिर उस पर बड़ी डिबेट चलती है। तो ये जो ब्लड है सिसोदिया राजवंश का, मेवाड़ के राणाओं का जो ब्लड है, ये वास्तव में बहुत प्योर है, इस पे डाउट नहीं किया जा सकता। तो उन्हीं वंश में से महाराणा प्रताप हुए हैं। दिवेर का युद्ध दूसरा, अभी देखो हमारे काम, पहला युद्ध हुआ था हल्दीघाटी युद्ध की अगर बात करें 1576। फिर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कुंभलगढ़ को फतेह किया गया है 1578, और फिर हो जाता है 1582, 6 के 2 साल बाद और 78 के 4 साल बाद, ठीक है। इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अकबर ने इस समय दिवेर का सूबेदार बनाया है सुल्तान खान को। किसको बनाया है? सुल्तान खान को। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ के समय उदयपुर, कुंभलगढ़ युद्ध के समय उदयपुर की कमान किसके पास थी? शाहबाज खान के पास थी। हल्दीघाटी के समय मान सिंह और आसफ खान थे। दिवेर का युद्ध हुआ तो दिवेर का सूबेदार कौन है? सुल्तान खान है। और इधर अमर सिंह है, अकबर के बेटे अमर सिंह। और कहा जाता है अमर सिंह, देखो इतने महान हुए हैं अमर सिंह, कहते हैं कि जब अमर सिंह और इनका संघर्ष हो रहा था, अमर सिंह ने जोर से भाला फेंका और उस भाले से न केवल सुल्तान बल्कि उनके घोड़े के भी आर पार चला गया था, और वो मूर्ति लगी भी हुई है शायद। इस संघर्ष के दौरान अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से इतना जबरदस्त प्रहार किया कि भाला न केवल सुल्तान खान वरन उसके घोड़े को भी चीरता हुआ निकल गया। दिवेर विजय की ख्याति चारों ओर फैल गई। अब देखो कि एक बादशाह है, उसका कोई रिश्तेदार भी था सुल्तान, उनका कोई सूबेदार बनाया हुआ, उसको महाराणा प्रताप के बेटे ने, जो कि जंगलों में इस समय संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने उस मुख्य सूबेदार को, मुख्य व्यक्ति को भाले से इतना खतरनाक तरीके से कि घोड़े के आर पार हो गया। तो चारों ओर ये बात फैल गई। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक, ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट, टॉड ने किस युद्ध को? दिवेर के युद्ध को उनके गौरव का प्रतीक, दिवेर युद्ध की तुलना मेवाड़ के मैराथन से की है। मेवाड़ का मैराथन, प्रताप ने लोगों का दिल जीत लिया था। इस समय बहुत लोग आए थे उनके पक्ष में। 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर, क्योंकि उधर से अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, 85 के बाद लाहौर राजधानी स्थापित करते हैं अकबर। इधर बंगाल वालों ने परेशान कर रखा था, इधर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। तो अकबर जो है वो मेवाड़ की तरफ ध्यान नहीं देते, और प्रताप ने जरूर आमेर से मालपुरा तक का एरिया जो था वो जीत लिया था। इस शांति काल में राणा ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। इस बार अब एक ध्यान रखना, अगर पूछा जाए, आप लिख लेंगे चाहे साथ साथ, कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही, तो 1585 में बनाते हैं, 86, 87, 88, 89, 90, 5 साल ये हो गए, और 797 में महाराणा प्रताप का देहावसान होता है। यानी कि 1585 से 97 तक कुल कितनी? 12 वर्ष राणा की राजधानी, राणा की राजधानी। अगर महाराणा प्रताप की राजधानी पूछी जाए कितने साल रही, और अगर पूछा जाए चावंड मेवाड़ की राजधानी कितने वर्ष रही, मेवाड़ की राजधानी अगर ये प्रश्न आता है, तो मेवाड़ की राजधानी रहेगी 28 वर्ष। क्यों रहेगी 28 वर्ष? क्योंकि 85 के लास्ट में राजधानी बनी है, और उधर 13 के लास्ट या 14 के शुरू तक रहेगी। तो कब तक रहेगी? 1613-14 तक राजधानी रहेगी 85 से लेकर। तो मेवाड़ की राजधानी तो चावंड रहेगी 28 वर्ष। अगर पूछा जाए प्रताप की तो 12 वर्ष, उसमें से 16 वर्ष आगे वाले राजा के समय। इस समय राणा प्रताप के दरबार में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है, चक्रपाणी मिश्र किसके दरबार में थे? प्रताप के दरबार में। उनके साथ एक जीवदर भी थे, जीवड़ा भी था। चक्रपाणी मिश्र की रचनाएं जो है वो पूछी जाती है चक्रपाणी मिश्र की। वो 4 ग्रंथ उन्होंने जो लिखे थे वो कौन से हैं? राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्श और विश्व वल्लभ, इनकी रचना की थी जीवधर ने। जीवधर, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले कंपटीशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि ये पूछा गया है। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, व्यवहार दर्शन, विश्व वल्लभ याद रखनी है, क्योंकि वो देके पूछ सकता है कौन सी रचना चक्रपाणी मिश्र की नहीं है। तो चक्रपाणी
जब चक्कर जो चल रहा हो, मान लो कोई शनि भारी है, कोई भारी है, तो कोई ऐसी कोई मुहूर्त देख के, ठीक है, कोई ऐसी तकनीक, कोई पद्धति अपनानी पड़ती है कि विश्व में पूरा बंदे का व्यवहार जो है, उसका परचम जो फैलाया जा सके, ऐसा कोई चक्कर चलाना पड़ता है, मुहूर्त, पद्धति, व्यवहार, विश्व, ये ऐसे करके याद रख लेना। और जीव जो है, जीव आत्मा हमेशा अमर रहती है। जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं या जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि जीव आत्मा हमेशा अमर, तो जीव अमर सार याद रह जाएगा। अंत में किसी असावधानी से, कमान से लग जाने से क्या होता है, उनके आंत में कोई इंफेक्शन हो गया, कोई दिक्कत आ गई और राणा प्रताप अस्वस्थ हो गए। 19 जनवरी 1597 को फाइनली महाराणा प्रताप 57 वर्ष की आयु में, लगभग 57 वर्ष मान सकते हैं, राणा प्रताप जो है उनका देहावसान हो जाता है। मेवाड़ के इस राणा के देहावसान पर दुर्सा आडा कवि जो है वो व्याख्यान करते हैं, जो कि उस समय अकबर के दरबार में हुआ करते। तो वो कहते हैं कि जब अकबर के पास ये सूचना पहुंची, अकबर ने दांतों तले जीभ को दबाया। अकबर बड़ा मतलब दुखी हुआ। वो कहता है, ऐसा प्रताप जिसने अपने घोड़ों को हमसे नहीं दगवाया, जिसने कभी भी हमारे आगे जी हजूरी नहीं की, वो प्रताप आज हार के भी जीत गया मेरी नजरों में। हमारी अगर कोई हार जीत हुई भी है, मान लो कुंभलगढ़ में हो, तो उसने प्रताप ने लोगों का दिल जीता, हमने कुंभलगढ़ ही जीता था। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन दुर्साडा ने किया है। प्रताप चावंड के पास बांडोली गांव के निकट बहने वाले नाले के तट पर महाराणा प्रताप का देहावसान हुआ था। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की छतरी कहां बनी हुई है, बांडोली गांव में, ठीक है। और उधर याद रखना, बसवा, कालपी, मांडलगढ़ में उधर छतरी है राणा सांगा की, और बांडोली गांव में, ठीक है, मांड, तो मांडलगढ़ में सांगा की और बांडोली में किसकी है, राणा प्रताप की छतरी है। इनका अंतिम संस्कार हुआ, 8 खंभों वाली छतरी है। अब बताना कमेंट करके, राणा सांगा की कहा बताई दिया, उनके कोई खंभों वाला प्रश्न बनता है तो जरूर बताएं। अपने एक विद्वान दरबारी सादुल्ला नाथ त्रिवेदी को प्रताप ने मंडेर की जागीर प्रदान की थी। प्रतापकालीन अन्य रचना गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई है। तो गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई किसके समय की है, प्रताप के समय की। इंपोर्टेंट याद रखना, क्योंकि गोरा बादल 1303 चित्तौड़ में अलाउद्दीन रतन सिंह के समय, लेकिन ये जो रचना है किसके समय की है, प्रताप के समय हुई थी। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसके लेखक जैन मुनि हेमरतन सूरी हैं। महिपाल चौपाई, अमर कुमार, अमर सार वहां थी, सीता चौपाई और लीलावती हेमरतन की अन्य रचनाएं हैं। तो हेमरतन ने प्रताप के समय इनकी रचना की है, चौपाइयां लिखी है, ये चौपाई वो चौपाई है ना, तो ये इनकी रचनाएं हैं। गोरा बादल पद्मिनी चरित्र जरूर याद रख लेना। सैनिकों में उत्साह का संचार करने हेतु माला सांधु और रामा सांधु प्रताप की सेना के साथ रहे, इनका जरूर याद रखना। सांडू मत याद रख लेना, सांधु, माला और रामा। चारण कवि माला सांधु ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में झूलना लिखे हैं। दुर्सा आडा ने प्रताप के नाम पर विरुद्ध चितहरी और एक अज्ञात कवि ने पतायन नाम के ग्रंथ की। ये ज्यादा है नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट वालों को तो स्पेशली नाम करके महाराणा प्रताप, आजकल चूंकि महाराणा सांगा बड़े हाईलाइट है, तो महाराणा सांगा को बहुत अच्छे से पढ़ जाना। उम्मीद है सांगा पर प्रश्न आएगा, प्रताप से ज्यादा चांस वहां बन जाते हैं। प्रताप के द्वारा निर्माण कराए गए स्थापत्य स्मारकों में, और जितने भी सोर्सेज हैं, जितने बच्चे वीडियो ये देख रहे हैं, मैंने बाबर को भारत किसने बुलाया, वहां पर सारे सोर्स लिखे हुए हैं। कौन कहते हैं कि सांगा ने बुलाया था, कौन कहते हैं नहीं बुलाया, कौन क्या क्या, तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप। आधे घंटे की बनी हुई है, स्टोरी टाइप है। जैसे ही आप फ्री रहो तो आप देख लेना। प्रताप के द्वारा निर्माण कराए गए स्थापत्य स्मारकों में बडराणा नामक स्थान पर स्थित हरिहर का मंदिर नॉर्मल तथ्य है। भाई मान लो प्रताप की उपलब्धियों को छोड़कर इधर की तरफ आए तो छुटपुट ये चीजें। महाराणा प्रताप ने 85 में चावंड के शासक लूणा को परास्त करके चावंड को राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट बात है,
भाई चावंड को राजधानी बनाया तो वहां किसको हराया है? लूणा को। अमर सिंह के काल में 1614 तक यानी कि 28 वर्षों तक यह नगर मेवाड़ की राजधानी रहा था। और 1615 में आपको पता ही है महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह जहांगीर से संधि कर लेंगे। महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता। हम सिर्फ ये देखते हैं महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में, आप ये देखो कितना कुछ है। वो धार्मिक सहिष्णु राजा हैं, महिलाओं की इज्जत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। स्ट्रगल की जब बात करें, एक राजा रियासत का सब कुछ छोड़ के जंगलों में घूम रहा है अपने राज्य, अपने लोगों के लिए, अपनी आन बान शान के लिए, जो कि हिंदुआ सूरज, हिंदू राजा जिनकी चर्चा होती थी, उनको बनाए रखने के लिए। नहीं तो कब का बस एक सैल्यूट ही तो मारना है। ये भी एक देखो जिगर की बात है, उनको सैल्यूट है। जब भी आया करें तो कोई थोड़ा बहुत उन जयंती वाले दिन उनके बारे में जरूर पढ़ा करें आप, ठीक है। और अभी मेरा इंटरव्यू वाला जल्दी ही फाइनल हो जाएगा, कब तक है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्लासें लेने की आपको प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लास आपको दी जाए। फिर भी आपको बता दिया कि कोई इधर उधर से आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन कर ले। आप फिर ये मत कह देना सर हमने तो ज्वाइन भी नहीं किया, सिलेबस कम हो रहा है। अगर आपको स्पीडली ज्यादा सिलेबस करना चाहते हैं, कोई एक कोर्स लेके छोड़ दें। उसमें क्या करना कि जैसे टेस्ट सीरीज वाले टॉपिक जिस दिन आया करें आप वो वीडियो देख लें। कोर्स नहीं भी लेना, यूट्यूब पर हर टॉपिक की कोई ना कोई वीडियो पड़ी है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।